अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने अपना नया सबक शुरू करा था, पर उससे पहले एक और आपकी गुजारिश थी, आपकी एक फरमाइश थी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है, टीएमए बता दें। टीएमए कैसे होगा? मैंने उस दिन आपको समझाया था कैसे टीएमए होगा, उसमें आपको चॉइस दे रखी थी। तो आज हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा उस सॉल्यूशन को, ठीक है। वी विल स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखिए, ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है, टीएमए, इसको टीएमए कहा जाता है। दूसरे इसका कोड है 213। कोड याद रखना है आपको अपना, क्योंकि ये आपको किसमें फिल करना होता है, आपको अपने एग्जामिनेशन में भी फिल करना पड़ता है ये कोड, ठीक है बेटा। इसको हमेशा याद रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड हमेशा याद रखिएगा, ये इसका कोड है। उसके बाद ये भी देखते चलिए कि ये 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है ये। और कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जैसे आपको इस रूम में बिठाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा, बेटा अपनी अपनी तिपाइयां लेकर बैठिएगा, किसी चीज को टच मत करिएगा, यहां से जब जाएं तो बिजली के पंखे बत्तियां सब बंद करके जाइएगा, ऐसा होगा ना इंस्ट्रक्शन, है ना, समेट के जाइएगा, लाइट्स ऑफ करके जाइएगा। तो इसीलिए इसी तरह आपको जो ये पेपर करना है, आपको टीएमए तैयार करना है, इस टीएमए के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसमें पहली इंस्ट्रक्शन है कि सभी सवाल जो हैं वो जरूरी हैं, हर एक सवाल के लिए मखसूस नंबर सवालों के साथ दिए गए हैं। जैसे इसके साथ ये है सवाल नंबर 1 और इसके आगे इसका मार्क्स दिए गए, ये 2 नंबर का है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक चीज और क्लियर करी गई है, वो है कि इसको कितनी वर्ड लिमिट्स में लिखना चाहिए, 40 to 60, इससे कम ना हो। आ गई समझ में बेटा? और मैंने पिछली क्लास में आपको ये वाली बात भी बताई थी कि 40 मीन्स एटलीस्ट 4 लाइन्स, 4-5 लाइन्स, और अगर 60 मीन्स एटलीस्ट 7 लाइन्स। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, जवाबी शीट के पहले सफे पर, यानी कि जो आपकी A4 साइज शीट होगी ना, लाइंस वाली, ऐसी A4 साइज शीट होगी, इस पर आप क्या लिखेंगे? पहले सफे पर अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना स्टडी सेंटर लिखेंगे, और जो आपका कोड है 213 SST, ठीक है बेटा। ये आपको लिखना जरूरी है, ताकि जब वो जो इन्विजिलेटर है या जो भी चेकर है उसको पता चल जाए आपका नाम क्या है, किस रोल नंबर ने ये सबमिट कराया है, क्योंकि ये मार्क्स आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखिए बेटा, ये आपका फर्स्ट पेज है, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये आपका रोल नंबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल 231054961, ये रोल नंबर हो गया, बता रही हूं मिसाल के तौर पर। उसके बाद आपका नाम हो गया, राइट, ये आपका नाम हो गया, वैसे ये मेरा नाम है। योर फादर्स नेम, यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम हियर, देन योर क्लास, 10th ऐसे भी लिख सकते हैं और 10th ऐसे भी लिखते हैं, पर ये जो TH मैंने यहां लगाया है ना, ये इसके साथ नहीं लगाइएगा, ये रोमन है, ठीक है, ये रोमन है, रोमन लैंग्वेज है, ये है गिनती वाली। अगर आप गिनती में लिखेंगे 1 और 0 लिखेंगे तब लिखिएगा 10th, TH, 10th, राइट। अगर 12th का बच्चा है तो 12th लिखेगा। आपका जो मीडियम रहेगा, आपका मीडियम रहेगा उर्दू। उसके बाद AI, यानी कि आपका जो सेंटर है, आप उस सेंटर का नाम लिखेंगे। आपका AI कोड, AI कोड जो होगा वो आपको कोड लिखना है आपका, क्योंकि वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स, जो मदरसे के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपको दे देंगे। सब्जेक्ट है आपका SST। सब्जेक्ट कोड क्या है आपका? वो है आपका 213, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो आप अपना दे देंगे, ताकि अगर बाय चांस मिसप्लेस होता है या आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो लोग मालूम करना चाहते हैं कुछ आपने कुछ लिखा है, गलत है, सही है, या कोई भी whosoever, तो वो आपसे आपके नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये पहला सफा बनेगा ऐसे, देख लीजिए इसकी शक्ल कैसे बनेगा ये, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा,
ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TMA अप्रैल दिस एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है, ये पहला सफा तैयार होगा। इसके लिए देखिए A4 साइज शीट जो है वो आपको कहां से अवेलेबल होंगी, आपके आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप हो, ठीक है, जो भी स्टेशनरी शॉप हो आप उसको वहां से लेंगे अगर आपको बनाना है तो। और लाइंस वाला मिलता है ये, और लाइंस भी दो तरफ होती हैं। लाइंस दो तरफ कैसे होती हैं, देखिए अगर बच्चे इंग्लिश का बनाते हैं इंग्लिश में असाइनमेंट, तो आपका मार्जिन इस तरफ होता है, उल्टे हाथ की तरफ। ये इंग्लिश के असाइनमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में जो असाइनमेंट बनेंगे, जो उर्दू में असाइनमेंट बनते हैं वो असाइनमेंट जो बनते हैं उसके लिए आपका मार्जिन सीधी तरफ से होता है, क्योंकि उर्दू सीधी तरफ से शुरू होती है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? शीट्स जब लेंगे बहुत ध्यान से लेंगे। ये वाली शीट्स इंग्लिश में यूज होती हैं जब हम इंग्लिश में सवाल का जवाब देते हैं, पर जब उर्दू में सवाल का जवाब देते हैं तो अब हम ऐसी वाली शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उर्दू सीधी तरफ से शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, जब भी शीट्स खरीदे बहुत ध्यान से खरीदिएगा। ये आपको कलर्स में भी मिलती हैं शीट्स, ये आपको व्हाइट में भी मिलती हैं शीट्स। हाँ, फ्रंट मैंने बता दिया। आप जाएंगे मार्केट में, आप A4 साइज शीट बोलिए, एक बंडल में, एक पैकेट में 20 शीट्स होती हैं और वो 20 रुपए की ही मिलती है। ये भी बता दूं मैं आपको, बहुत महंगी नहीं है। एक पेज 1 रुपए का है। देखिए, चलिए पहला सवाल है हमारा। साइमल्टेनियसली वी नीड अ क्वेश्चन ऑल्सो। कैन वी हैव साइड में नहीं हो सकता? ओके फाइन। दिस, ये अच्छा ठीक है, आ गए क्वेश्चंस। देखिए हम देख लेते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। देखिए बेटा, पहला सवाल है, इतना क्लियर हो गया है। पहला क्वेश्चन है, 40 से 60 अल्फाजों में लिखना है। 2 नंबर का मार्क्स है। आपके इसको 2 सवाल दिए गए और आपको यहां कहा गए, क्या कहा गया, किसी एक, दोनों नहीं करने, कोई एक करना है। ठीक है, पहला सवाल है, मुख्तलिफ खत्तों की मिसालों का इस्तेमाल करते हुए जांच कीजिए कि हिंदुस्तान की सकाफती तनव्वुर ने इसकी शानदार तहजीब व तमद्दुन में कैसे इश्तराक किया। ठीक है, दूसरा सवाल है, जागीरदारी निजाम के तहत खेत मजदूरों की जिंदगी और फराइज के बारे में तहरीर कीजिए। चलिए आ जाते हैं हम। किस पे क्लिक करूं सर? ओके, देखिए पहला सवाल, पहले सवाल का पहला पार्ट। ठीक है, इसका आंसर है यहां पर। उन्होंने बात करी थी, भारत की सकाफती तनव्वुर ने इसकी अजीम तहजीब में नुमाया किरदार अदा किया है। ये इसका आंसर है। आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे, पर समझ लीजिए क्यों, क्योंकि SST एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप आंसर्स आप समझ कर करेंगे तो आप खुद आंसर्स बना कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे जुनूबी भारत आप कह लें, ये है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये है आपका हिंदुस्तान। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया, ये है ईस्ट, ईस्ट यानी कि आपका है मशरिक, ये है मगरिब, शुमाल और जुनूब। सवाल उन्होंने करा है मुख्तलिफ इलाके, जैसे जुनूबी भारत ये है साउथ इंडिया, भारत की द्रावड़ी तहजीब। शुमाली भारत क्या आ गया, नॉर्थ इंडिया, यह है शुमाल आपका। यह है आपका शुमाली भारत की मुगलिया सखाफत क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है जो मुगल्स थे, ठीक है, मुगल्स टाइम पीरियड था, वो मुगल्स अफगानिस्तान की तरफ से ही, यानी कि शुमाल की तरफ से ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इसलिए यहां पर इस इलाके में इस तरफ आपको शुमाली सखाफत ज्यादा नजर आती है, क्या कह लें, मुगलिया सखाफत ज्यादा नजर आती है,
और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर, आप अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में आप जामा मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, आपको लाल किला मिलेगा, आपको यहाँ पर ताजमहल नजर आएगा। तो आपको वहां का जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट कैसा है? ऐसा ऐसा नजर आता है कुछ? ऐसे दरो दीवार नजर आते हैं यहाँ के मस्जिदों के गुंबद, ठीक है ना? तो ये मुगल एरा का है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको मुगलिया, और यहाँ पे द्रविड़ क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे द्रविड़ लैंग्वेज बोली जा सकती थी, और यहाँ पर जिस तरह के लोग रहते थे वो उनकी सकाफत, उनका क्या कहते हैं, तहजीब व तमद्दुन, वो सब चीजें झलकती थी उनके रहने सहने में, उनके घरों में। मगरबी भारत की राजस्थानी विरासत, ये है आपका मगरिब, ठीक है, ये आपका मगरिब है। मगरबी भारत की क्या है? राजस्थानी विरासत। राजस्थान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए राजस्थान बड़ा रंगीन शहर है। वहां पे डेजर्ट है, वहां पे पानी नहीं है, सिर्फ एक नदी है वहां पर, कोसी, नो दैट इज इन बिहार। तो यहां पर लूनी है, रिवर लूनी इसमें राजस्थान के अंदर, तो एक नदी है, और तो यहां पर आपको हरियाली भी कम देखने को मिलती है, रेती रेत नजर आती है, तो रंगी जिंदगी बड़ी रूखी फीकी सी है। इस वजह से यहाँ के लोग बड़े कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। तो राजस्थानी विरासत ने हिंदुस्तान को एक रंगीन और मुतनव्वो सकाफत फराहम की है, यानी कि हिंदुस्तान मिली जुली तहजीब का गहवारा है, फराहम की है, जिसमें मजहब, फनून, मौसीकी, खाने के मुख्तलिफ अंदाज शामिल हैं। आंसर क्लियर है? अब आप देखते हैं ना, अगर मैं राजस्थान जाऊं तो राजस्थान की सब्जियां अलग होंगी, वहां के पकाने के तरीके अलग होंगे। अगर मैं साउथ में जाऊं तो इडली, डोसा, सांबर, ये सब चीजें खाऊंगी। नॉर्थ में जाऊं तो मैं यहाँ पे छोले भटूरे और सरसों का साग, मक्के दी रोटी, ये खाऊंगी, ऐसी चीजें होंगी ना। तो सब जगह अलग अलग खाने की वैरायटीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड पार्ट, या अगर ये आसान लगे तो ये लिखिए, ये आसान लगे तो ये लिखिए। दूसरा इन्होंने जो आपको ऑप्शन दिया था कि फ्यूडल निजाम में किसानों या सर्फिस की जिंदगी मुश्किल होती थी। जो किसान थे उनकी जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? सबसे पहले तो ये कि किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी, तो उनको अपनी गुजर बसर के लिए जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमींदार, उनके पास काम के लिए जाना पड़ता था, और वो उनको बेगार करवाते थे। बेगार इन अ सेंस वो काम करवाते थे, और बस उनको चलते वक्त शाम में इतना अनाज देते थे जितना वो उस दिन पकाकर खा सकें। यानी कि एक मिसाल है ना, हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, किसानों की वो मिसाल है, ठीक है। उस टाइम उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, उन्हें अपने मालिकों के लिए जमीन पर काम करना पड़ता था, और बदले में इन्हें जमीन की पैदावार का एक हिस्सा देना पड़ता था। और बाय चांस वो अगर उनके पास जमीन होती थी, ठीक है, इतनी छोटी सी जमीन है, तो इसका एक हिस्सा जो था वो किसको देते थे? फ्यूडल लॉर्ड्स को देते थे वो, ठीक है। जितना भी उपज होगी वो सारी उपज एक, उसमें का एक हिस्सा जो है वो उनके पास जाएगा। अब चाहे बंदे को नुकसान उठाना पड़े, आप कह लें सैलाब आ जाए, सूखा पड़ जाए, अब अपने भरने के लिए तो है नहीं पेट, पर उनको मालिकों को देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, उनकी आजादी महदूद थी, और अक्सर इन्हें माशी समाजी दबाव का सामना करना पड़ता था। यानी कि समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, पर समाज में यही सबसे ज्यादा अहम तबका है। अगर ये लोग ना उगाएं कोई सब्जियां तो हम भूखे मरे, ठीक है। इज इट क्लियर? और सब्जी उगाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मशक्कत लगती है। जमीन को नरम करा जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, उसके बाद उसको वक्त लगता है अल्लाह के हुक्म से बड़ा होने का, और उसके बाद एक फसल तैयार होती है। जब फसल तैयार होती है तो मवेशियों से बचाना, जानवरों से बचाना, सैलाब से बचाना, और उसके बाद उसको काट के साफ कर कर मार्केट तक लेके जाना, और फिर उसका फैज उठाना। इज इट क्लियर? अब आपको यहां पर क्या बताएगा था फर्स्ट सवाल में, कि आपको दो चीजें दी गई हैं, दो सवाल, जो आसान लगे वो कीजिए। अगर मैं काउंट करूं इसके वर्ड 1 2, मैं ये का, की, के, ने, ये काउंट नहीं करूंगी, ये देख लीजिएगा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने बोला था एक लाइन में एटलीस्ट 10 वर्ड्स होंगे। मैंने बता दिया आपको काउंट कर कर। ये 30
240 वर्ड्स। यहां पर ये आपका यहां तक आ गया, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, अप्रोक्सीमेटली 27, 30 वर्ड्स, राइट। जो आसान लगे वो कीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा सवाल है हमारा, दर्ज झेल में से किसी एक, अगेन चॉइस, फिर चॉइस है, जो आसान लगे वो कीजिएगा। ये भी 40 to 60 वर्ड्स में होगा, 2 मार्क्स का है ये। पहला सवाल है, हिंदुस्तान की ज़राअत को दरपेश बड़े चैलेंजों की कदर शनासी कीजिए, सबक नंबर 12 में। दूसरा है, आसारियत कदीम सकाफतों और समाजों के दोबारा तामीर में किस तरह मददगार साबित होती है। नाउ सी द आंसर, और कोशिश कीजिएगा एक सवाल का जवाब एक ही पेज पे लिखें, वहां से दूसरा सवाल शुरू ना करें। अगर 5 सवाल हैं तो 5 शीट्स बनेंगी, समझ में आ रहा है। एक कंप्लीट सवाल एक ही पेज पर कीजिएगा, इसलिए बोल रही हूं। वो आपको अब उसको क्या देगा, वो उसको खूबसूरती देगा। खूबसूरती कैसे देगा, आपको पता है। अगर आंसर बहुत शॉर्ट है, आंसर बहुत शॉर्ट है, आपने 2 लाइनों में लिखा छोड़ दिया, सारा सफा खाली है, यहीं से आप दूसरा शुरू कर देंगे आंसर, और पता चला उसके लिए अगले सफे पर आपको फिर 2 लाइनें लिखनी थी, वो खाली। तो ये चीज अच्छी नहीं रहेगी। हर चीज को खूबसूरत बना के करिए। तो कैसे करें आप देख लें, आपकी हैंडराइटिंग कितनी बड़ी है, आंसर कितना बड़ा है। तो बेटर राइट द क्वेश्चन, ऊपर 2 लाइनें छोड़ दीजिए, सवाल लिखिए, 1 लाइन छोड़ने के बाद इसका आंसर लिखिए। हो गया? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो दिस वन इज बेटर एज कंपेयर टू दिस। चलिए दूसरे सवाल का जवाब है, हिंदुस्तानी ज़राअत को कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे पानी की कमी। ज़राअत किसको कहा जाता है? एग्रीकल्चर। सही कह रही हूं सर? यस सर, एग्रीकल्चर को ही कहते हैं ना ज़राअत। हाँ, नो, पानी की कमी, जमीन की जरखेजी, दिस इज ऑल लैंड कल्टीवेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले पानी की कमी है, जमीन की जरखेजी, जरखेजी कहा जाएगा फर्टिलिटी। जदीद टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बाद मौसमियाती तब्दीलियां यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहां पे उन्होंने बोला है एग्रीकल्चर को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, राइट, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ठीक है, फसल उगाने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ऐसी जगह होना चाहिए फसल जहां उगाई जहां पे आपको पानी आसानी से दस्तयाब हो, क्योंकि जितनी भी सकाफतें आई हैं वो कहां आई हैं? नदियों के किनारे आई हैं। ठीक है, फिर जमीन फर्टाइल हो। जमीन फर्टाइल से क्या मुराद है? अगर जमीन फर्टाइल होगी तो क्या रहेगा? आपका उपज बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना, और बहुत अच्छा आपको क्रॉप मिलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जमीन बहुत जरखेज होगी तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। और उसके साथ अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी मींस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तब उससे और फायदा आएगा। हो सकता है आप एक वक्त में एक फसल ना लेकर 2 फसलें ले लें आप, ठीक है। उसके अलावा मौसमियाती क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी कभार बहुत तेज बारिशें आती हैं, खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, बह जाती है, या धान कटा हुआ होता है और बारिश आती है, बरसात आती है, वो सब बर्बाद हो जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये चैलेंजेस हैं। इसके अलावा किसानों की माली मुश्किलात, फाइनेंशियल कंडीशन, कर्जों का बोझ, वो कर्जा ले लेकर अपने खेतों पर काम करते हैं और वो कर्जा चढ़ता रहता है उन पर, पता चलता है खुद तो कर्जा लिया, उनकी नस्लें भी उस कर्जे को वो चुका रही हैं। मार्केट के मसाइल भी, मार्केट के अंदर किस तरह से उन्होंने अपनी क्रॉप को लेके गए और मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी दरपेश है, जिससे ज़राई पैदावार
पर मुनफी असरात पड़ते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं उस पर। तो ये सारे चैलेंजेस हैं वो जो कौन फेस करता है, एग्रीकल्चर करने वाले किसान। क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर चॉइस दे रखी है, या तो ये करिए या ये। आर्कियोलॉजिकल कदीम सकाफतों और माशरों की बात साजी में अहम किरदार अदा करती है। व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल? आर्कियोलॉजिकल ASI, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जो जितनी भी तारीखी कदीम इमारतें हैं, ठीक है, कदीम इमारतें जो मुगलिया सल्तनत के दौर में या मराठास के दौर में या किसी भी दौर में वो लोग अपनी निशानियों के तौर पर छोड़ कर गए, ठीक है, तो उनकी हिफाजत कैसे करते हैं, उनकी मरम्मत कैसे करते हैं, उनको लुक आफ्टर कैसे करते हैं, वो सारा डिपार्टमेंट इनका है, ASI का। आर्कियोलॉजी कदीम सकाफतों और माशरों की बातसाजी में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो उसको लुक आफ्टर करती है। अगर आप दिल्ली आए तो दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब जाइए, लाल किले जाइए, कुतुब मीनार जाइए, वहां पर गवर्नमेंट ने अब टिकट्स लगा दिए हैं, पर वो उसको लुक आफ्टर करती है। कोई जगह झड़ जाती है, कुछ हो जाता है टूट फूट मौसम की कंडीशंस के हिसाब से, तो वो उसको ठीक ठाक कराते हैं। इज इट क्लियर? फिर है खुदाई के दौरान मिलने वाली अशिया, आसार कदीमा और फनून लतीफा से हमें इनके रोजमर्रा की जिंदगी, मजहबी अकायद, माशरती ढांचे के बारे में मालूमातें मिलती हैं जो तारीख को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती हैं। अब ये जो मैंने कुछ जबान अंग्रेजी की बोली ना, यहां पर कुछ समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो खुल के बोला करो। नहीं आई समझ में? चलो अब सुनो। जब भी हम व्हाट वी कैन से, जब भी हम खुदाई करते हैं, ठीक है, जब भी हम जमीन को खोद कर किसी जगह को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जाते हैं, अगर उनको पता चलता है आसपास कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि पुरानी चीजें वहां से निकल रही हैं, वो उस इलाके में जाते हैं और उस इलाके की खुदाई करते हैं। और जब उस इलाके की खुदाई करते हैं तो वहां पर उनको कुछ चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे उनको खिलौने मिलते हैं। अब आप कहेंगे मैम पुराने जमाने में क्या प्लास्टिक का खिलौने थे? नहीं, मट्टी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने भी हो सकते हैं, हो सकता है मेटल के खिलौने भी मिलते हो। खिलौने मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, यानी कि आप किसी के दौर का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो उस वक्त के जो सिक्के मिलते हैं, उस वक्त के जो खिलौने मिलते हैं, उस वक्त की जो धातें मिलती हैं, धात मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, वो जो मेटल्स खुदाई के टाइम पे मिलते हैं, एक्सकवेशन कहा जाता है इसको, खुदाई को कहा जाता है एक्सकवेशन, ठीक है। तो जब खुदाई के टाइम उनको आसार कदीमा में खिलौने मिले, ये मिले, ज्वेलरी मिलती है। उस वक्त की भी औरतें ज्वेलरी पहनती होंगी, चाहे वो हड्डियों की ज्वेलरी बना रही हैं या फिर उनको समंदर में से कोई मोती मिल गया उसकी ज्वेलरी बना रही हैं वो। उसके अलावा उनके पास और क्या मिलते थे? उनको बर्तन मिलते थे, पॉट्स, या उस इलाके में आसपास उनको कहीं ना कहीं ऐसी फसल मिलती थी तो उनको पता चलता था कि उस दौर में लोगों ने वो फसल उगाई होगी, क्योंकि एक बीज अगर जमीन में रह जाता है वो कहीं ना कहीं तो उगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आसार कदीमा से एक तो आपने देख लिया ASI जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो अहम किरदार अदा करता है। दूसरा एक्सकवेशन जब होती है उसमें क्या क्या मिलता है आपको? टॉयज, कॉइन्स, ज्वेलरी, उसके अलावा आपको वेपन्स भी मिलते हैं। अब आप कहेंगे मैम हथियार कैसे बनाते थे? हथियार वो ऐसे नहीं बनाते थे, उनके पास उस जमाने में पत्थर थे। जैसे जैसे रेवोल्यूशन आई, बदलाव आए, उन्होंने उन्हीं पत्थरों को, हर तरह का अल्लाह ताला ने पत्थर भेजा और अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी कि हमको वो समझ अता फरमाई उन पत्थरों को इस्तेमाल कैसे करना है। कौन सा पत्थर ऐसा है जो हम जिसको पीस कर हम उस चीज से किसी चीज की चटनी बना सकते हैं? कौन सी चीज ऐसी है जो तेज धार की तरह छुरी का काम करेगी, उसको हम शार्प करते हैं, ठीक है। ये हर दौर के लोगों ने अपने चेंजेस लेकर आए। तो ये सारी चीजें थी। फिर मजहबी अकायद पता चले, माशरती ढांचे के बारे में मालूमातें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं और कैसे मिलती हैं? इसमें होती थी मैनोस्क्रिप्ट। अब आप कहेंगे मैम मैनोस्क्रिप्ट क्या होती है? उस वक्त के लोग आम बोलचाल, जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मेरी जबान समझ रहे हैं। इफ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन जापानीज और इंग्लिश और चाइनीज, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। आई होप जो मैंने अभी बोला आपने वो भी नहीं समझा होगा, बहुत से लोगों ने समझ लिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं वो जबान इस्तेमाल करूं
जो हम आपस में ना समझ सकें, हम अपने एहसासात ना शेयर कर सकें, तो बेटा उसके लिए क्या करना है, वो लोग पहले जमाने में तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे। दे आर यूजिंग पिक्चर्स, ऐसे करके वो पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों से ही बनाते थे, क्योंकि उस वक्त कलम भी इजाद नहीं हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करी, और उसके बाद वो अपनी कुछ चीजें दीवारों पर, पत्थरों पर, और अगर उनको मेटल, धात इजाद हो गई थी तो उन धातों पर भी इस्तेमाल करते थे। उन धातों पर मोहरे बनाते थे, तो वो निशानी के तौर पर रही। समझ में आ रही है बात आपको? इनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड आसार कदीमा, ये सारी चीजें इनसे। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगेन, ये भी दो नंबर का सवाल है। तज्जिया कीजिए कि हिदायती उसूल बैन अल-अक़वामी रिश्तों, खास तौर पर पुरअमन सलामती को बनाए रखने की में हिंदुस्तान की नुक्ता निगाह को बरकरार रखते हैं। सबक नंबर 17। दूसरा सवाल है म्युनिसिपल काउंसिल के कामों का तज्जिया कीजिए। चलिए तज्जिया कर लेते हैं इनका भी। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उन्होंने बोला है हिदायती उसूल भारत के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में रहनुमाई फराहम करते हैं। बैन अल-अक़वामी, इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मेरे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे हैं, अफ्रीका से कैसे हैं, चाइना, जापान से कैसे हैं मेरे ताल्लुकात, ये बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर भारत के ताल्लुकात कैसे थे वो हमें रहनुमाई फराहम करते हैं, खास तौर पर पीस एंड सिक्योरिटी। ये इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए लिख रही हूं ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाएं आप लोग। ओके, सो पुरअमन सलामती को बरकरार रखने में भारत के आइन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब जिसमें लिखा हुआ है आपके क्या क्या हुकूक हैं और आपके क्या क्या फराइज हैं। ठीक है, तो हमारे आइन में मौजूदा ये उसूल इसे आलमी सतह पर ताउन, अमन के क़याम, आलमी मसाइल जैसे न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुस्बत किरदार अदा करने में तरगीब देता है। यानी कि उन्होंने पूछा है भारत का क्या रोल है। ठीक है, भारत का क्या रोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हर सतह पर पुरअमन रहिए, अमन बनाए रखिए। ठीक है, और जो ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनसे माहौल, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एनवायरमेंट खराब होता है। आज कितना एनवायरमेंट खराब है, जैसे गाजा में बम गिरते हैं, उस टाइम जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए उसके असरात आज तक मौजूद हैं। तो आज जो गाजा पर बम गिराए जा रहे हैं उन बमों को अगर हम तज्जिया करें तो क्या हमारी आने वाली नस्लें महफूज हैं इन सब चीजों से? शायद नहीं। तो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं कि पेड़ ना काटें। ये भी सब चीजों को ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कीजिए या ये कीजिए, हर सवाल में से एक सवाल करना है, दोनों अटेम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है, बल्दिया कौंसिल के अहम फराइज में शहरी खिदमात की फराहमी शामिल है, जैसे सफाई, पानी की फराहमी, सेहत के मराकज की देखभाल, सड़कों की मरम्मत। कौन है ये? बल्दिया कौंसिल्स, एमसीडी, राइट? एमसीडी है आपके पास? आपके पास एमसीडी नहीं होगी, हो सकता है आपके पास, आप जिस इलाके से एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल ये मैं मिसाल दे रही हूं, अगर आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लास्ट में वही लगेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अगर इसकी बात करूं MCD, हो सकता है आप जहां रहते हैं, आप नागपुर में रह रहे हैं तो MCN हो सकता है, आप मैसूर में रह रहे हैं MCM हो सकता है। जो वहां पर क्या काम करता है? जो वहां की सफाई यानी कि कूड़ा उठवाने का काम करता है सड़कों पर से, वो वहां की पानी की फराहमी करता है,
ठीक है, वहां पर हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर जो काम देखते हैं, या फिर आप कह लें आंगनवाड़ियां, ठीक है, ये हर जगह होती हैं। उसके अलावा सड़कों की मरम्मत, रिपेयर्स ऑफ रोड, अवामी सहूलियतों का इंतजाम यानी कि बसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंतजाम। उसके अलावा कौंसिल मकामी कवानीन की तख्लीक, टैक्स वसूली और शहरियों की फलाह बहबूद के मंसूबों को भी नाफिज करता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, now 50 words, again one question you have to do, 4 marks. फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के वफाती साख्त का मुल्क के समाजी और सियासी तनव्वुर का ताल्लुक करने के लिए इर्तका हुआ। ठीक है, सबक नंबर 15 में मिलेगा इसका जवाब। दूसरा है, हिंदुस्तान की कुदरती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करने में जंगली हयातात की पनाहगाहों और कौमी बारकों जैसे नेशनल पार्क्स जैसे इक़दाम के असर पजीरी का तज्जिया कीजिए। चलिए इनका भी तज्जिया कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का विफाकी निजाम मुल्क की समाजी और सियासी तनव्वुर को समझे बगैर नहीं चल सकता था। तो इस निजाम की इर्तिका आई थिंक स्टार्टिंग, शुरुआत जेल के निकात से, कुछ पॉइंट से जिनसे वो शुरू हुआ। कैसे? रियासतों को अपने मकामी मसाइल पर फैसला करने का इख्तियार दिया गया। हिंदुस्तान आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके अंदर देखिए ये हिंदुस्तान है, इसमें तो 28, अब हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। अब इसके साथ परेशानी क्या है, एक आदमी तो इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकता ना। अब उसने उसके लिए क्या करा है, हर स्टेट को उनसे कहा है एक सीएम रखो, एक गवर्नर रखिए, ताकि वो वहां की देखभाल कर सके। जैसे एक मदरसे में बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो वहां पे बहुत सारे टीचर्स होते। अब एक मदरसे का सिर्फ प्रिंसिपल तो सारी क्लासेस में नहीं घूमता रहेगा। बिल्कुल यही तरीके से यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने हमें ये सहूलियत दी है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी स्टेट्स आ गई, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ देखेंगे और कितनी जगह देखेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं यहां पर कितनी जगहें हैं। ये तो मैं एक रफली आपको बता रही हूं, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा रियासतों को अपने मकामी मसाइल पर फैसला करने का इख्तियार दिया गया। भाई हर झगड़ा लेके मेरे पास मत आना, राइट। आपके जो प्रिंसिपल होंगे, आपकी उस्ताद जी, आप सीधे मसला लेके प्रिंसिपल के ऑफिस तो नहीं जाते ना, पहले तो क्लास में हल करते हैं, उसके बाद उस मसले को कहाँ हल करते हैं, आप अपनी टीचर से बोलते हैं, उस्ताद से बोलते हैं ना, भाई हमें ये परेशानी है, हमारा ये मसला हल कर दीजिए। आ रही समझ में आपको? तो यहाँ पे उन्होंने उसको इख्तियार दे दिया। उसके बाद मुख्तलिफ जबानों, सकाफतों और मजहबों के हामिल अफराद को अपने हुकूक हासिल करने के लिए नुमाइंदगी दी गई। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है राजस्थान एक शहर है तो वहां पे सारे हिंदूज रहते होंगे, नहीं। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई हर जगह रह सकता है और रह रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो सारे मजहबों को अपने सकाफत का इस्तेमाल करने का पूरा राइट है, ठीक है। अपने मजहबी फेस्टिवल्स को इस्तेमाल करने का राइट है। उसके अलावा वो अपनी जबान भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शुमाली मशरिकी रियासतों। शुमाल क्या आ गया, ये है शुमाल, राइट, नॉर्थ, शुमाल और मशरिकी, ईस्ट। ये जो है शुमाल मशरिकी रियासतों के लिए खुसूसी मिरात फराहम की गई। क्यों की गई? क्योंकि ये सारे जंगलात हैं यहां पर। इज इट क्लियर? इस वजह से इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, इस वफाती ढांचे से तमाम रियासतों और ग्रुपों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ। इससे क्या हुआ, इंडिविजुअल जो इनके फायदे थे, वो मफादात थे, उनको मद्देनजर रखकर उनको कुछ इख्तियारात दिए गए। समझ में आ रहा है? चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, भारत में सैंक्चुरीज क्या होती हैं बेटा, किसी को पता है? सैंक्चुरीज वो होती हैं जहां पर
क्या रहता है, जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो आजादी के साथ घूम सकते हैं अपने ही एनवायरनमेंट में, और यहां पर लोग जाकर उन पर, सबको नहीं, लोग जाकर यहां पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, किस पर रिसर्च कर सकते हैं? किसी भी जानवर पर वो रिसर्च कर सकते हैं, कैसे रहता है, कैसे खाता है, पीता है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। उससे ज्यादा उनको ये इख्तियार नहीं दिया जाता इंसानों को कि वो जाकर उनको शूट करें, शूट इन अ सेंस हंटिंग करें। ठीक है, पर नेशनल पार्क्स जो हैं, दे आर नॉट अलाउंग ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है। इक़दामात ने कुदरती विरसे को महफूज रखने में, कुदरती विरसा नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती विरसा नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कैसे रखा, सिक्योर करके रखा, बहुत अहम किरदार अदा कराया। इनकी तासीर दर्ज झेल तरीकों से जाहिर होती है। कैसे? ये पार्क जानवरों की नस्लों की बका के लिए महफूज जगह फराहम करते हैं। जंगल में तो जाके भाई कोई भी इनको मार जाता था, पर जब ये पार्क बनाए गए तो इनकी आने वाली नस्लों की हिफाजत हो गई। ठीक है, अब इनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है। उसके बाद आता है शिकार की रोकथाम एंड कुदरती माहौल की हिफाजत में मदद मिलती है। आप कुदरती एनवायरनमेंट भी बना के रखेंगे, जंगली जानवरों को अगर रखेंगे तो रेगिस्तान में थोड़ी रखेंगे, उनके लिए वैसा ही घर बनाएंगे ना जहां वो रहते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे बनाएंगे। ठीक है, जहां वो रहते हैं। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 सवाल है, इसके अंदर 5वां सवाल आपका 100 से 150 वर्ड का है और 4 मार्क्स का है। देखिए यहां पर आप कहेंगे भाई बड़ा लिखवा दिया था, ये भी 4 मार्क्स का था जो हमने अभी पीछे करा है, तो ये भी 150 से 100 वर्ड्स का था। ठीक है, यहां पे सवाल है हिंदुस्तान की कौमी यकजहती पर लिसानी तनाव के असरात का तयन कदर कीजिए, सबक नंबर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहौलियाती तनज़ुली में ताउन देने में शहरीकारी, शहरियाने और इससे जुड़े चैलेंजों जैसे कि बढ़ती आलूदगी और फजले की तख्लीक का किरदार तज्जिया कीजिए। चलिए इनका भी तज्जिया कर लेते हैं, हम सबका तज्जिया कर रहे हैं, कोई हमारा तज्जिया शुरू ना कर दे बस। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। इट इज द प्रीवियस आंसर्स। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। पहला सवाल है, भारत में लिसानी तनव्वुर का असर कौमी यकजहती पर मुख्तलिफ तरीकों से पड़ा। कौन से मुख्तलिफ तरीके थे? भारत में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, ये आप पता है आपको, और कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वी कैन से 22 लैंग्वेजेस को प्रिविलेजेस है, पर इससे ज्यादा लैंग्वेजेस हैं हमारी। ठीक है, तो यहां पर मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं जिससे लोगों की सकाफतों और शनाख्तों में फर्क होता है। आप उनकी जबान से अंदाजा लगा सकते हैं, रा, रा, शीन, स्वाद, ये जो भी वो बोलते हैं, आप उनकी जबान से वो अल्फाज ज्यादा होते ही अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा जी आप साउथ से आए हैं, अरे भाई आप दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आने वालों की अलग शनाख्त होती है, हर एक की अपनी एक पहचान है उनकी जबान से। उसके अलावा आइन ने हिंदी को कौमी जबान तस्लीम किया, यानी कि हिंदी इज योर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज योर नेशनल लैंग्वेज, कौमी जबान है, कौमी जबान नेशनल लैंग्वेज। आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बता रही हूं क्योंकि आगे जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। वो किताब जो पार्लियामेंट में रखी हुई है जिसमें आपके मेरे फराइज और हक बताए गए हैं जिनका हम इसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरी जबानों को रियासती जबानों के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अब रियासती जबानें, राजस्थान की अपनी रियासती जबान है, गुजरात की अलग अपनी जबान है, मध्य प्रदेश की अलग जबान है। ठीक है, कर्नाटका, केरला, सब जगह की अपनी अपनी जबानें हैं, वो इलाकाई जबानों के तौर पर या दूसरी जबानों को या रियासती जबानों के तौर पर तस्लीम किया गया ताकि हर इलाके के लोग अपनी जबान बोल सके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, जबानों की वजह से कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, खास तौर पर जब लोग एक दूसरे की जबान को नहीं समझ पाते, उस टाइम होते हैं। अगर कोई मारवाड़ी में बात कर रहा है और मैं दिल्ली से गई हूं तो मेरे तो सर के ऊपर से गुजरेगी, कोई मराठी में बात करता है तब भी मेरे साथ ऐसा ही होगा।
कन्नड़ की जबान में कोई बात करेगा तब भी, ठीक है ना। तो ये जबान जो है इख्तलाफात भी पैदा करती है कभी कभार, पर हम अगर इशारों की जबान में बात कर रहे हैं या फिर हम एक्शन से बात करके समझा रहे हैं तब भी वो समझ लेंगे। ताहिम जबानों का तनव्वु भारत की ताकत बन गया है, क्योंकि ये मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को, और लोग अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है, मुख्तलिफ जबानों के होने से भारत की सखाफत और माशरती इक़दार को फरोग मिला है। आपको बहुत सारी जबानें सीखने का मौका मिलेगा और मुल्क की कौमी यकजहती मजबूत होती है, यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन, शहरकारी, अर्बनाइजेशन। देखिए बेटा, अर्बनाइजेशन कब होती है, शहरकारी कब होती है, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया? नो आइडिया। हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? अच्छा चलो ये बता दो, क्यों जाते, किस वजह से जाते? वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन का जॉब, जॉब यानी कि नौकरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप जॉब कह लें, आप ट्रेड कह लें, नो प्रॉब्लम, सेम है। सेकंड पॉइंट, चलिए मैं बताती हूं, आप बताना चाह रहे हैं, शायद वो अल्फाज आपके पास नहीं आ रहे हैं, मैं कोशिश करती हूं शायद हमारी बात मैच हो। देखिए, पहला, सबसे पहला है नौकरी, फिर आ जाती है आपकी तालीम, ठीक है। एजुकेशन के लिए भी लोग छोटे शहर छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं ना। उसके अलावा एक और रीजन है माइग्रेशन का, एंड दैट इज मैरिजेस, शादी होकर भी आते हैं, ठीक है। दीज आर द रीजन। अब यहां पर अर्बनाइजेशन हुआ है, लोग विलेज से या टाउन से कहां आए हैं, सिटी में आए हैं, ठीक है। विलेज को हम कहते हैं रूरल और इसको कहते हैं अर्बन। तो इन्होंने यहां पर वर्ड इस्तेमाल करा है अर्बनाइजेशन, ठीक है। शहरकारी अर्बनाइजेशन के बढ़ने से माहौल पर मुनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? नेगेटिव इफेक्ट क्यों हो रहे हैं भाई? भाई लोग वहां पे भी रह रहे हैं, लोग वहां पे भी रह रहे हैं, रीजन क्या है? नेगेटिव इफेक्ट क्यों आ रहे हैं? शहरों में ज्यादा आबादी, गाड़ियां होने से क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, जिससे क्या इफेक्ट हो रही है? हेल्थ इफेक्ट हो रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुले मैदान यहाँ नहीं है शहरों में, पेड़ पौधे कम हैं, लोग इमारतें बना रहे हैं, ये कंक्रीट का जंगल बन रहा है। अर्बनाइजेशन कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट, रोड़ी, सीमेंट, इसका जंगल बन रहा है। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत देखने से बहुत कम नजर आएंगे। ज्यादा कचरा और प्लास्टिक पैदा होता है, जिससे सफाई में मुश्किलात आती है और जमीन की जरखेजी मुतासिर होती है। जमीन बची ही नहीं है इतनी जरखेज, खेती बाड़ी हो नहीं सकती। और जब लोग ज्यादा हैं वो खाते ज्यादा हैं, जब खाते ज्यादा है तो कूड़ा ज्यादा है, जब कूड़ा ज्यादा है तो आलूदगी ज्यादा है। अभी एयर पॉल्यूशन देखा तो यहां पर आपका क्या हो गया? लैंड पॉल्यूशन। इज इट क्लियर? फिर कुदरती इलाके और जंगलात कम होते जा रहे हैं। क्यों भाई? जब शहरों में आएंगे तो शहरों के आसपास जो जंगल होंगे उनको काट कर बिल्डिंग्स बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो वहां लोग रहेंगे, यही होगा, जिससे हयाताती तनव्वु, नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ रही है। नेक्स्ट इज सनतों से जहरीली गैस, सनत कहा जाता है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जहरीली गैसें निकल रही हैं जो फिजा की आलूदगी में इजाफा करती हैं। अगेन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इन मसाइल से निपटने के लिए पायदार तरक्की और माहौल दोस्त इक़दाम, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ताकि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सर्वे करना है, इलेक्ट्रल लिटरेसी सर्वे प्रोजेक्ट, जिसमें आपको चेक करना है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इस सर्वे का मकसद क्या है? आपको ये सर्वे का इस तरह से बनाना पड़ेगा। एम, इस सर्वे का मकसद इंतखाबी ख्वानदी का जायजा लेना था, ताकि ये जाना जा सके कि लोग इंतखाबी अमल के बारे में
कितने आगाह हैं, कितने लोगों को पता है कि वोट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहां जाके करते हैं, किस उम्र में करते हैं। ठीक है, इंतखाबात में शफाफियत और रिश्वत और मंशूर के बारे में आवाम राय क्या है। रिश्वत लेकर मैं अब अपना वोट पलट दूं, भाई मुझे आज इसको वोट नहीं देना तो मुझे 500 रुपए दोगी, आई विल चेंज माई वोट। 1000 रुपए दोगी तो फिर वापस तुम्हें वोट दे दूंगी। तो यानी कि मैं पैसों पर डिपेंडेंट हूं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पर ऐसा चलता नहीं है, हमारी जो चॉइस है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इसके लिए हमने अपने खानदान के 20 अफराद से सर्वे किया जो 18 साल से या इससे ज्यादा उम्र के थे। 18 साल उम्र इसलिए बताई गई क्योंकि 18 साल की उम्र जो है वो वोट देने के लिए तय की गई है। ठीक है, क्या आपके पास वोटर आईडी है? तो यहां पर वो पूरा चार्ट दिया जा सकता है। आई होप ये आप देख लेंगे और इसको कर लेंगे, इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट, इसमें कितने सवालात हैं? 5, 6, 7, 8, 9 सवालात हैं। 9 सवालात के बाद आपको कंक्लूजन भी निकालना है, तज्जिया भी करना है उसका। ठीक है, कंक्लूजन भी देना है, नताइज बताने, रिजल्ट्स बताने कि क्या है ये। ज्यादातर अफराद के पास वोटर आईडी कार्ड था और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करा, वोट दिए। लोगों को इंतखाबी अमल और मंशूर के बारे में आगाही है, मगर कुछ अफराद की मालूमात कम है, नॉलेज कम है उनको। रिश्वत की पेशकश के बारे में कुछ अफराद ने शिकायत की कि हाँ ऐसा होता है, वोट दिए जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारे घर के लोग 5 लोग अगर वोट नहीं दे रहे तो हमें बता दो, तुम्हारे हिसाब से 500-500 रुपए तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, हम वोट दे देंगे। ऐसा हो जाता है, उन्होंने शिकायत करी है। फिर इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज में शफाफियत और अवामी आगाही पर जोर दिया गया है। और एंड में क्या है, इख्तिताम कैसे करेंगे? ये सर्वे जाहिर करता है कि लोग इंतखाबी अमल से आगाह हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन रिश्वत और मंशूर से मुतालिक मालूमात में फ़र्क पाया जाता है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अवाम की तजावीज़ इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी लाना है। इलेक्शन सिस्टम जो है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम जो है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। ठीक है बेटा, एक और सर्वे है, ठीक है, ये दूसरा सर्वे है, पर करना हर सवाल में आपको एक ही है। इज इट क्लियर? 31 दिसंबर क्या 25 दिसंबर से पहले तैयार करके कोऑर्डिनेटर के हाथ में दीजिए, ये है आपकी लास्ट डेट। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि भाई हमारे मार्क्स नहीं लगे, फ्री के मार्क्स हैं ये, फ्री के मार्क्स, जो लिखा हुआ है वही उतारना है अपनी हैंड राइटिंग में। ओके, दीज आर ऑल फ्री मार्क्स। आपका रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो फिर रिजल्ट सफर करेगा बेटा। ठीक है, चलिए, गिव योर बेस्ट, और जैसा मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। एक सवाल एक ही पेज पर करिएगा, दूसरा सवाल वहीं से शुरू मत कीजिएगा। अगर सवाल का जवाब छोटा है तो बीच में करके लिखिए, खूबसूरत बना के, खूबसूरत हैंडराइटिंग में। ऐसा नहीं है कि बस पेला पाली वाला काम हो रहा है कि जी उतारो, धक्का दो, खत्म, एक तरफ नहीं। जितना खूबसूरत बना के लिखेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे अच्छे। ओके, नाउ वी आर वाइंडिंग अप द क्लास, मीटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम।